नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान अध्याय नंबर फर्स्ट रहने वाला हमारा राष्ट्र निर्माण। दोस्तों, आज तारीख 13 जुलाई 13 जुलाई 13 जुलाई हो गई है। 13 जुलाई 2025 हो गई है। दोस्तों, आज से अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट रहेंगी, तो आपको रोज डेली क्लास अटेंड करना है। और आज हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट रहने वाला है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ पाठ रहने वाला है कक्षा 12 2025 के लिए। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और फ्री नोट्स रहेंगे और प्रश्न उत्तर भी आपके सामने रहेंगे और क्लास नंबर हमारी फर्स्ट रहने वाली है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 1। 100% पेपर में छपने वाले क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण कब हुआ? गुजरात व महाराष्ट्र राज्य का निर्माण कब हुआ? तो आपको बताना है 1 मई 1960 को गुजरात व महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य था। आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य था जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, वो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण का नाम क्या है? नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण का नाम क्या है? तो आपको बताना है नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण वो कब दिया गया? तो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। 14-15 अगस्त अगस्त की मध्य रात्रि को ये भाषण दिया गया, जिसे भाग्यवधु से चिर प्रतिशत भेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है और हिंदी में भाग्यवधु से चिर प्रतिशत भेंट के नाम से जाना जाता है। वधु से भाग्यवधु से चिर प्रतिशत भेंट के नाम से जाना जाता है। चिर प्रतिशत भेंट भेंट के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब भाषण दिया? तो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया। इसको इंग्लिश में भाग्यवधु से चिर प्रतिशत भेंट के नाम से जाना जाता है। भाग्यवधु से चिर प्रतिशत भेंट के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी है, या 3 चुनौतियों को नाम लिखिए। तो आपको बताना है राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियाँ थी। उसमें राष्ट्र की एकता की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना और विकास की नींव करना। इसमें अपने देश का विकास करना और राष्ट्र की स्थापना करना पहली चुनौती हो जाती है। उसमें लोकतंत्र की स्थापना करना दूसरी चुनौती हो जाती है और सभी धर्मों का एक साथ विकास करना ये हमारी तीसरी चुनौती हो जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। राष्ट्र निर्माण के बारे में आप क्या जानते हैं? अब पहला क्वेश्चन आया राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ कौन कौन सी थी? तो आपको याद रखना है राष्ट्र का निर्माण करना, राष्ट्र की एकता का विकास करना व सभी धर्मों का एक साथ विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा है। 4 क्या कह रहा है? राष्ट्र निर्माण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपको बताना है राष्ट्र निर्माण के बारे में हम ये जानते हैं कि विभिन्न समुदायों, धर्मों व सांस्कृतिक सूत्रों को एक साथ बांधकर राष्ट्र का निर्माण करना ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाता है। राष्ट्र निर्माण के बारे में आप क्या जानते हो? तो आपको याद रखना है सब अपने देश व राष्ट्र का निर्माण करना, सभी को एक सूत्र में बांधकर अपने देश का विकास करना, सभी को एक सूत्र में बांधकर अपने देश का विकास करना ही राष्ट्र निर्माण करता कहलाता है। अपने देश का डेवलपमेंट करना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। आगे बात करते हैं भाषा के आधार पर कौन सा आयोग बनाया गया? भाषा के आधार पर कौन सा आयोग बनाया गया? तो आपको याद रखना है भाषा के आधार पर फजल अली आयोग जो 1953 में बनाया गया। 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया। ये भाषा के आधार पर बनाया गया पहला 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 आयोग था। भाषा के आधार पर बनाया गया फर्स्ट आयोग था। आपको याद रखना है। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आपको याद रखना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग कब राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ? यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ? तो आपको बताना है राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग 1953 में हुआ। राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग 1953 में लागू हुआ और इसकी स्थापना 1953 में हो गई और इसको विकसित व सुरक्षित रूप से कब स्वीकारा गया? 1956 में। 1956 में इसे सुरक्षित रूप से स्वीकारा गया। आपको याद रखना है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। इसे
दर्जा कब दिया गया? तो 1956 में दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। किस रिपोर्ट के विचार पर विविधता आई? किस रिपोर्ट के आधार पर विविधता आई? तो आपको बताना है दर आयोग की रिपोर्ट पर विविधता आई। दर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर विविधता आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। भारत में सत्तावादीकरण तथा सैन्यकरण का प्रयोग किसने किया? भारत में सत्तावादी तथा सैन्यकरण का प्रयोग किसने किया? तो आपको बताना है भारत में सत्तावादी व सैन्यकरण का प्रयोग इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान किया। आपातकाल कब लगा इंदिरा गांधी के टाइम में? तो आपको बताना है 1985 में आपातकालीन लागू हुआ। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद थे। आपको याद रखना है इंदिरा गांधी के टाइम में 1985 में आपातकाल हुआ। उस समय प्रधानमंत्री पीएम हमारी इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति कौन कौन थे? तो आपको बताना है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको याद रखना है स्वतंत्रता स्वतंत्रता से पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे? तो ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि पहले राष्ट्रपति व पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपको याद रखना प्रधानमंत्री पहले थे जवाहरलाल नेहरू थे फर्स्ट, और फर्स्ट राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। आपको याद रखना बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इससे इन दोनों में से एक परीक्षा में 100% आएगा। आगे बात कर लेते हैं विकास की नीति क्या थी? विकास की नीति क्या थी? आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि डेवलपमेंट या विकास की नीति क्या थी? तो आपको बताना है आर्थिक विकास के माध्यम से गरीबी हटाना, आत्मनिर्भर आत्मनिर्माण भर्ता प्राप्त करना। और आपको याद रखना गरीबी हटाने का नारा किसने दिया? गरीबी हटाने का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। गरीबी हटाने का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने का नारा दिया। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने का नारा दिया। आगे बात करते हैं और राष्ट्र की एकता और अखंडता पर आधारित। अब नेक्स्ट बात करते हैं किन क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले राष्ट्र की एकता और अखंडता आधारित प्रश्नों की बात करने वाले हैं। आपको हर टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर हर टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। भारत के एकीकरण से आप क्या समझते हैं? जो भारत में एकीकरण हुआ उससे आप क्या समझते हैं? भारत में एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। और उस समय 565 रियासतें थी, 565 देसी रजवाड़े थे, उन्हें मिलाने का कार्य किया। बात करते हैं भारत के एकीकरण का अर्थ है। भारत के एकीकरण की 565, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर हमारा होगा 565 रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर एक एकीकृत राष्ट्र का बनाना ही राष्ट्र भारत का एकीकरण कहलाता है। एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। आगे बात करते हैं हैदराबाद को भारतीय संघ में कैसे मिलाया गया? जो हैदराबाद राज्य था उसे भारतीय संघ में कैसे मिलाया गया? हैदराबाद के निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई कर उसे भारत में मिलाया गया। तो आपको पूछा जाएगा कि हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? तो हैदराबाद के शासक को निजाम नाम से जाना जाता था। हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको बताना हैदराबाद के शासक को निजाम नाम से जाना जाता था। दोस्तों बहुत मोस्ट क्लास रहने वाली है आपकी, इससे बार एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपकी परीक्षा के लगभग 7 महीने बचे हुए हैं, उससे पहले हमने क्लासें स्टार्ट कर दी। जो बंदा हमारे साथ रेगुलर जुड़ा रहेगा उसके 100 में से गारंटी दे रहे हैं हम 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य, पॉलिटिकल व हिस्ट्री। हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं आपको। जो बंदा रेगुलर जुड़कर जो तैयारी को परखेगा वो 4 चांद लगा के जाएगा। उसकी 55+, हम ज़्यादा 100 में भी बात नहीं कर रहे हैं, लगभग 95% का वादा हम करते हैं। अगर नहीं बनी तो हमारे पास आ जाना, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं तो आपको बताना है हैदराबाद के शासक को निजाम नाम से जाना जाता था। हैदराबाद के शासक को निजाम नाम से जाना जाता था और वहाँ के शासक को किस प्रकार मिला गया? हैदराबाद के निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई
से उसे भारत में मिलाया गया। आप तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो आपको बताना हैदराबाद से संबंधित है। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो आपको बताना है ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से संबंधित है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से संबंधित है। आपको ये भी बताना है कि कब ऑपरेशन पोलो कब आया गया। ऑपरेशन पोलो 1948 में लाया गया। किसके लिए लाया गया, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए लाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा ये हम आशा करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वैसे तो हमारे ये 13वां प्रश्न है, लेकिन भारत के समाजवादी भारत के विभाजन का प्रमुख कारण थे। भारत के विभाजन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, आपको बताना है भारत के विभाजन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। बात करते हैं अपने प्रमुख कारण। तो भारत के विभाजन के प्रमुख कारण सांप्रदायिक मुस्लिम लीग की मांग और ब्रिटिश फूट डालों का राजनीति प्रमुख कारण थे। तो भारत के विभाजन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, सांप्रदायिक दंगे, मुस्लिम लीग की मांग और ब्रिटिश फुट डालो राज करो नीति, ये प्रमुख कारण थे। आपको याद रखना है कि फूट डालो राज करो ये नारा किसने दिया, आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है फूट डालो राज करो का नारा किसने दिया। आगे बात करते हैं देसी रियासतों देसी रियासतों देसी रियासतों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका क्या थी। आपको बता दिया गया है कि एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। ये भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। ये भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। लौह पुरुष कहलाते हैं। आपको अलग अलग स्लाइड में अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसी क्वेश्चन को अलग विस्तार से समझाया जाएगा। आप बेनिश्चय होकर पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ है। तो बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की भूमिका निभाकर अधिकांश रियासत को कूटनीति और बलपूर्वक भारत में मिलाया गया। तो भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उनको भूमिका एकीकरण की भूमिका को श्रेय दिया जाता है। अधिकांश रियासतों को कूटनीति और बलपूर्वक भारत में मिलाया गया। अगर वो देसी रियासतें अपने भारत में विलीन नहीं होना चाहती थी, उन्हें बलपूर्वक उनको ऐसी मुसीबत में डालकर भारत में मिलाया गया कि वो भारत में मिलने के लिए उत्साहित हो जाए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय में कैसे स्वीकार किया। जो राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को कैसे स्वीकार किया, ये जम्मू कश्मीर के शासक थे। ये जम्मू कश्मीर के शासक थे हरि सिंह। ये राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के शासक थे। ये भारत में कैसे शामिल हुए, तो इनकी बात करते हैं। पाकिस्तान के काल कबीलाइयों के आक्रमण के बाद राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर को भारत में मिला के दिया गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर अलग टाइप से मिलेगा। क्वेश्चन अलग टाइप से कैसे मिलेगा कि भारत में एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। ये हमने पहले बात कर ली। तो आपको प्रश्न पूछेगा कि ये पत्र कौन सा था जो भारत में एकीकरण में जो राज्य मिल रहा है वो हस्ताक्षर कर रहा है। जो हस्ताक्षर कर रहा है वो पत्र कौन सा था, उस पत्र का नाम बताइए। तो आपको बताना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस पत्र का नाम था, जिसे विल्य पत्र के नाम से भी जाना जाता है। विल्य पत्र के नाम से भी जाना जाता है, वह इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। ये क्यों मिलाए गए, क्योंकि पाकिस्तान के काबिलाइयों काबिलाइयों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और वो उत्साहित हो गए जब भारत में मिलने के लिए। जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह वो भारत में मिलने के लिए उत्साहित हो गए। आगे बात करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये हमारी पहली क्लास रहने वाली है, इसलिए कोई गलती हो जाए तो उसको स्वीकारने की प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत विभाजन के दौरान हुई विस्थापना की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। भारत विभाजन के दौरान हुए विस्थापन की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको बताना विभाजन के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग विस्थापित हुए और लाखों की जानें गई, जिससे मानवीय संकट उत्पन्न हुआ। आपको आपको ये बताना है कि भारत व पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ। भारत भारत व पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ, आपको बताना है। भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ, वह भारत व चीन के बीच में युद्ध
पहली बार कब हुआ? तो आपको बता दें, चीन से साथ भारत में पहला युद्ध 1962 में हुआ। 1962 में पाकिस्तान तो दल्ला है, दल्ला। इसके साथ बहुत युद्ध, कारगिल का युद्ध हुआ, वो 1972 में युद्ध हुआ, 1948 में युद्ध हुआ, और ये 2025 में भी युद्ध हुआ था, लेकिन वो शुक्रिया जो भगवान ने उसे बचा लिया। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। भारत पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न दो समस्याओं को बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसकी प्रमुख दो समस्या कौन कौन सी थी, उनको आपको बताना है। तो पहली समस्या थी शरणार्थियों की समस्या, और दूसरी समस्या थी संपत्ति व सरकारी कर्मचारियों का बंटवारा। पहली समस्या क्या थी? भारत और पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात तो शरणार्थियों की समस्या थी, जो भारत व पाकिस्तान से जो भारत वाले हिंदू लोग जो भारत आ रहे थे, और पाकिस्तान के मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, इसलिए शरणार्थियों की समस्या हो गई, उनकी आवाजाही में परेशानी आ गई। इसलिए पहली समस्या शरणार्थियों की समस्या, और संपत्ति व सरकारी कर्मचारियों का बंटवारा जो अलग अलग वैकेंसी में शामिल थे, उनकी समस्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। विभाजन के समय महिलाओं की क्या स्थिति कैसी थी? यानी जो हमारे भारत का विभाजन हुआ, भारत व पाकिस्तान का, उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बताना, महिलाओं के अपहरण, बलात्कार व जबरन धर्म परिवर्तन जैसे अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी। जो भारत व पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसके विभाजन के पश्चात जबरदस्ती, बलात्कार व जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, वह अमानवीय यातनाएं दी गई, जिनको मानव सहन नहीं कर सकता, उसे अमानवीय यातनाएं कहते हैं। इनको ये उन महिलाओं को दी गई। आपको बताना है कि विभाजन के समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी। आपको बताना है, महिलाओं के अपहरण और बलात्कार के जबरन धर्म परिवर्तन जैसी अमान्य यातनाएं उनको सहनी पड़ी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत के विभाजन के समय सामाजिक प्रभाव हुए, यानी भारत के विभाजन के समय क्या सामाजिक प्रभाव हुए? तो आपको बताना है, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी, लोगों में भय व अविश्वास फैल गया तथा सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 किससे संबंधित रहने वाले हैं? संविधान की प्रक्रिया से जुड़े प्रश्न। ये संविधान की प्रक्रिया से प्रश्न जुड़े हुए हैं। आपको यहाँ पर हर टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आपको कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से सब कुछ मैटर उपलब्ध हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। संविधान सभा का गठन कब और कैसे हुआ? संविधान सभा का गठन कब व कैसे हुआ? तो आपको बताना है, संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधि चुने गए। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय संविधान सभा गठन 1946 में किया गया, व जिससे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुने गए। आगे बात करते हैं संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका थी? संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका थी? तो आपको बताना है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने संविधान निर्माता कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सब भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है, भारत एक संप्रभु सामाजिक धर्म लोकतांत्रिक गणराज्य बनना व नागरिकों को न्याय व स्वतंत्रता, समानता और बंधुता प्रदान करना ही भारतीय संविधान का उद्देश्य है। भारतीय संविधान का ये प्रस्तावना से शब्द लिए गए हैं, ये आपकी प्रस्तावना से शब्द लिए गए हैं। भारत एक संप्रभु सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना और नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का प्रदान करना ही ये भारत के संविधान का मूल उद्देश्य है। आगे बात करते हैं संविधान निर्माण की नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या महत्व है? संविधान निर्माण की नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या महत्व है? तो आपको बताना है, ये सिद्धांत सरकार को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए दिशा प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत सरकार को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का दिशा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो आपको बताना है संविधान सभा में महिलाओं ने शिक्षा समानता व महिला अधिकारों पर अहम सुझाव दिए, जैसे हंसा मेहता और राजकुमारी अमृता कौर आदि। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये आपके क्वेश्चन कौन से आ गए? ये आ गए लोकतंत्र व नवीन लोकतंत्र प्रणाली के प्रश्न आ गए। तो 15 प्रश्न है। भारत में लोकतंत्र मजबूत करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई? तो आपको बताना है भारत में लोकतंत्र मजबूत करने के लिए संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और फ्रेंच की स्वतंत्रता जैसे संस्थाएं बनाई गई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित क्यों किया गया? जो भारत है, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो क्यों घोषित किया गया? ताकि सभी धर्मों को समान 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 सम्मान समान मिल सके व कोई राज्य धर्म न हो। तो आपको बताना है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों घोषित किया गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सभी धर्मों को सम्मान सम्मान मिले, सम्मान मिले, इसलिए कोई राज्य धर्म न हो, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार से आप क्या समझते हैं? सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताना है सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करना ही सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार कहलाता है। यानी हमारे देश में है कि 18 वर्ष से ज़्यादा, 18 वर्ष से या 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक की वोट देने का अधिकार हो जाता है। उसलिए सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करना अधिकार है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्रथम आम चुनाव का महत्व क्या था? प्रथम आम चुनाव का महत्व क्या था? तो आपको बताना है यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था, जिसे भारत की लोकतांत्रिक नींव मजबूत हुई। भारत की लोकतांत्रिक नींव मजबूत हुई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारत में एकात्मक संघ व्यवस्था का क्या अर्थ है? भारत में एकात्मक संघ व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है राज्य राज्यों को राज्यों को सीमित सुविधा देकर केंद्र को अधिक अधिकार देना ही भारत की एकात्म संघ व्यवस्था का अर्थ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये हमारी रा, राजनीतिक चुनौतियों के प्रश्न आने वाले हैं। राजनीतिक चुनौतियों के प्रश्न, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन क्लास से एक भी प्रश्न बाहर इससे नहीं जाएगा। लास्ट 20 25 30 मिनट की आपकी ये वीडियो रहने वाली है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो 20वां क्वेश्चन है, नेहरू के नेतृत्व में भारत को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो आपको बताना है रियासत का एकीकरण, संविधान निर्माण और विभाजन के बाद पुनर्निर्माण जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हमने सभी प्रश्न हल कर लिए। इन्होंने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम से भाषण दिया, जिसे भाग्यवधु से 4% वेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कांग्रेस पार्टी की उस समय क्या स्थिति थी जिस समय भारत अपने एकीकरण का श्रेय पूरा करने जा रहा था? तो आपको बताना है कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य पार्टी होने के कारण पूरे देश में प्रभावशील थी। आपको बताना है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कश्मीर की समस्या क्या है? कश्मीर की समस्या क्या है? तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पाकिस्तान द्वारा स्वीकार न करने के कारण उपजे विवादों को कश्मीर समस्या कहा जाता है। जो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषा आधारित राज्य पुनर्गठन का क्या उद्देश्य था? भाषा आधारित राज्य पुनर्गठन का क्या उद्देश्य था? तो आपको बताना है भाषा को उनकी भाषा के अनुसार, लोगों को उनकी भाषा के अनुसार प्रशासनिक सुविधा और पहचान देना ही भाषा आधारित राज्य पुनर्गठन का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय एकता के लिए भाषा एकता क्यों आवश्यक थी? भारतीय एकता के लिए भाषा एकता क्यों आवश्यक थी? तो आपको बताना है ताकि संचार आसान हो और भारत और राष्ट्रीय भावना बनी रहे, भले ही विविधता भाषा ही हो। जो
जो क्वेश्चन आपको मैन है वो आपको थोड़ी आदेर से समझा रहा हूँ। जो क्वेश्चन ऐसे है कि 50% आने की उम्मीद है, उनको थोड़ा डीपली लेके नहीं चल रहा है। आगे इनको भी डीपली लेके चल चल लेंगे। जब हमारा रिवीजन होगा तो इनको भी विस्तृत रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष प्रश्न राष्ट्र, ये आपके लिए विशेष प्रश्न है, तो ये छपेगा तो छपेगा, ये लिख लेना। आपके 2025 में ये क्वेश्चन आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। राष्ट्र निर्माण की चुनौती, राष्ट्र निर्माण की राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को शीर्षक व उचित ठहराइए। जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं उनके शीर्षक को उचित ठहराइए। स्वतंत्रता के बाद भारत को रियासतों का एकीकरण, संविधान निर्माण, लोकतंत्र की स्थापना और संप्रदाय जैसे अनेक गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ा, इसलिए यह एक राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। आगे बात करते हैं नोट। पुनः दोहराव के लिए नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण बना है टेस्ट विद डेस्टिनी, ये आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, और जिससे इससे संबंधित और भी प्रश्न मोस्ट होंगे उनको अगली वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और रोज़ क्लासें पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, अगर आपको ख़राब लगा तो ख़राब बताइए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको कमेंट बॉक्स में जो आपको प्रश्न बताए गए हैं उनका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन करना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।